नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में चलेंगे जिसने आने वाली सदियों के लिए देश की शक्ल ही बदल दी। ये कहानी है 300 से भी ज्यादा सालों की, एक ऐसे साम्राज्य की जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर पूरे भारत पर राज किया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो ये दिल्ली सल्तनत आखिर थी क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये मध्यकालीन भारत में 1206 से लेके 1526 तक, यानी करीब 320 सालों तक चले मुस्लिम राजवंशों का एक लंबा सिलसिला था और इसका असर बहुत गहरा था। इसने न सिर्फ भारत का नक्शा बदला, बल्कि यहाँ की संस्कृति, कला और शासन करने के तरीकों पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी दिखाई देती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? साल था 1206। मोहम्मद गौरी के एक बहुत ही काबिल सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी की मौत के बाद ऐबक ने खुद को एक आजाद शासक घोषित कर दिया और बस वहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ गई। अब देखिए, ये जो 300 साल से भी ज्यादा का सफर था ना, इसमें दिल्ली पर किसी एक परिवार ने राज नहीं किया, बल्कि एक के बाद एक 5 अलग-अलग राजवंश आए। चलिए एक एक करके इन सभी को जानते हैं। ये 320 साल का दौर एक लंबी रिले रेस जैसा था। सत्ता की मशाल एक वंश से दूसरे वंश के हाथों में जाती रही। शुरुआत हुई गुलाम वंश से, फिर खिलजी आए, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोदी वंश पर आकर यह सफर खत्म हुआ। सबसे पहले गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बहुत ही मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव रखी। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात, भारत की पहली और अकेली महिला मुस्लिम शासक रज़िया सुल्तान, वो भी इसी वंश से थीं। सोचिए उस जमाने के लिए ये कितनी बड़ी और असाधारण बात रही होगी। गुलाम वंश के बाद आए खिलजी, और खिलजी वंश का नाम लेते ही जहन में एक ही शासक का नाम सबसे पहले आता है, अलाउद्दीन खिलजी। अपनी जबरदस्त बाजार कंट्रोल पॉलिसी और दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए वो इतिहास में जाने जाते हैं। इसके बाद आया तुगलक वंश का दौर, और ये दौर था बड़े बड़े साहसी एक्सपेरिमेंट्स का। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने और टोकन करेंसी चलाने जैसे बड़े कदम उठाए। हालांकि ये आइडियाज शायद अपने वक्त से कुछ ज्यादा ही आगे थे और ठीक से लागू न हो पाने की वजह से फेल हो गए। तुगलकों के बाद सैयद और फिर लोदी वंश का शासन आया। सच कहें तो ये सल्तनत के ढलान का दौर था। सैयद वंश का शासन काफी कमजोर रहा और लोदी वंश वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश साबित हुआ, जिसका अंत हुआ उसके आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ। तो हमने राजाओं और वंशों की बात तो कर ली, पर सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? इसका सिस्टम क्या था? चलिए अब सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर काफी ऑर्गेनाइज था। सबसे ऊपर सुल्तान, जो कि सुप्रीम रूलर था। उसके ठीक नीचे वजीर, जो आज के प्रधानमंत्री जैसा था। फिर आते थे दीवान, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होते थे, और पूरा साम्राज्य इक्ता नाम के प्रोविंस यानी प्रांतों में बटा हुआ था। किसी भी सल्तनत की असली ताकत 2 चीजों पर टिकी होती है, उसकी इकोनॉमी और उसकी आर्मी। इकोनॉमी का मेन बेस था खेती और टैक्स कलेक्ट करने का एक बहुत ही डेवलप्ड सिस्टम था, और साथ ही उनके पास एक बहुत ताकतवर स्टैंडिंग आर्मी थी जिसमें घुड़सवार सेना की तो खास अहमियत थी। लेकिन सल्तनत सिर्फ जंग और प्रशासन के बारे में नहीं थी। इस दौर ने भारत को एक नई कल्चरल आइडेंटिटी, एक नई पहचान भी दी। चलिए देखते हैं कि कला और संस्कृति के मामले में क्या कुछ खास हुआ। ये दौर असल में कल्चर्स के संगम का, एक मेल्टिंग पॉट का समय था। भारतीय और इस्लामी परंपराएं मिलीं और एक नई गंगा जमुनी तहजीब पैदा हुई। उर्दू जैसी खूबसूरत जबान का विकास भी इसी दौर में हुआ, और सूफी और भक्ति मूवमेंट्स ने समाज पर बहुत गहरा असर डाला। और जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर को कैसे भूल सकते हैं? इस दौर में वास्तुकला के क्षेत्र में तो कमाल ही हो गया। कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसी शानदार इमारतें आज भी दिल्ली सल्तनत की शान की कहानी कहती हैं। ये इमारतें उस दौर के इतिहास की जीती जागती गवाह हैं। कहते हैं ना, हर चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, दिल्ली सल्तनत का पतन और उसकी विरासत, यानी वो हमें क्या देकर गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 300 साल से भी ज्यादा तक चलने वाली ये सल्तनत आखिर खत्म कैसे हो गई? क्या वजह थी? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ हुई। आगे आने वाले शासक उतने काबिल नहीं रहे, दरबार में अंदरूनी लड़ाइयां होने लगी,
बाहर से हमले होने लगे और धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन भी कमजोर पड़ गया। इन सब ने मिलकर सल्तनत की नींव को अंदर से खोखला कर दिया। और आखिरी और सबसे बड़ी चोट लगी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। इस लड़ाई में बाबर की सेना ने दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये एक पूरे युग का अंत था और भारत में एक नए मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी। 1526 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। वो साल जिसने एक युग का अंत किया और एक नए, कहीं ज्यादा शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के उदय का रास्ता साफ कर दिया। तो क्या दिल्ली सल्तनत की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या वो सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर बन के रह गई है? जरा सोचिए, हमारी भाषा में, हमारे खाने में, हमारे आर्किटेक्चर में और हमारी संस्कृति में आज भी उस 300 साल के दौर की झलक जिंदा है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। अगली बार जब आप कुतुब मीनार देखें तो उस पूरे दौर को, उस सल्तनत को जरूर याद कीजिएगा।